नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। सदियों पुराने उन मिथकों को हटाकर हम उन ठोस साक्ष्यों पर बात करेंगे जो आर्यों की उत्पत्ति और उनके सफर की असल कहानी बयां करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, 100 साल पुरानी एक थ्योरी ने कैसे पूरे देश के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दशकों से ये एक ऐसा रहस्य रहा है जिसने न सिर्फ इतिहासकारों को उलझाया है, बल्कि तीखे राजनीतिक विभाजनों को भी जन्म दिया है। असल में ये आर्य थे कौन और वे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे कैसे? ये सिर्फ किताबों की बहस नहीं है, बल्कि हमारी पूरी ऐतिहासिक समझ की नींव है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। आर्य शब्द सुनते ही अक्सर लोग इसे एक नस्ल या रेस मान लेते हैं, और सच कहें तो औपनिवेशिक ताकतों और कुछ शासकों ने अपने फायदों के लिए इस शब्द का भारी दुरुपयोग किया। लेकिन विज्ञान और इतिहास के नजरिए से देखें तो आर्य कोई नस्ल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों का एक समूह है जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। बस ये एक भाषाई पहचान है, कोई जेनेटिक रेस नहीं। तो मुख्य सवाल ये उठता है कि आर्यों का भारत में आना क्या कोई अचानक हुआ हिंसक आक्रमण था, या फिर एक क्रमिक प्रवासन यानी माइग्रेशन? इसे समझने के लिए हमें 1920 के दशक में जाना होगा, जब पहली बार शानदार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो कुछ ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने बहुत ही जल्दबाजी में आर्यन इन्वेजन थ्योरी गढ़ दी। उनका दावा था कि बाहर से आए कुछ लोगों ने स्थानीय आबादी पर हमला किया और इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये नैरेटिव उस समय भारत में उनके अपने औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने के लिए एकदम फिट बैठता था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? चलिए जरा इतिहास और भाषा विज्ञान के पन्नों को पलटकर इनके असली कदमों के निशान खोजते हैं। आज की रिसर्च और ऐतिहासिक सहमति हमें बताती हैं कि इन घुमंतू पशुपालकों का मूल घर यूरेशियन स्टेपीज था। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दक्षिणी रूस का इलाका बनता है। यहाँ से इन्होंने धीरे धीरे आधुनिक अज़रबैजान, ईरान और अफ़गानिस्तान होते हुए दक्षिण की ओर अपना सफ़र शुरू किया, और अंत में इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया, जिसे आगे चलकर आर्यावर्त कहा गया। ये कोई रातों रात हुआ हमला नहीं था, बल्कि कई पीढ़ियों तक चलने वाला एक लंबा सफर था। इस पूरी टाइमलाइन को समझना काफी दिलचस्प है। ये प्रवासन लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। इसी दौरान उत्तरी भारत में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति की शुरुआत भी दिखाई देती है। और फिर 600 ईसा पूर्व तक आते आते जो शुरुआती वैदिक काल था, वो अपने अंत की ओर था, जहां हमारी मौखिक परंपराएं धीरे धीरे लिखित रूप लेने लगी थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का सबसे पुराना लिखित सबूत भारत में नहीं बल्कि तुर्की में मिलता है। बिल्कुल सही सुना, 1400 ईसा पूर्व की बोगाज कोई संधि जो मितानी और हित्ती साम्राज्यों के बीच हुई थी, उसमें शांति की कसम खाने के लिए इन्हीं वैदिक देवताओं का नाम लिया गया है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इन मान्यताओं का फैलाव भौगोलिक रूप से कितना विशाल था। अब इस प्रवासन के असल असर को समझने के लिए हमें पहले से मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता और नई वैदिक संस्कृति के बीच के भारी अंतर को देखना होगा। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सिंधु घाटी पूरी तरह से एक अर्बन यानी शहरी सभ्यता थी। पक्के घर, मात्र सत्तात्मक समाज और वहां मूर्ति पूजा के भी सबूत मिलते हैं। इसके ठीक उलट जो नई वैदिक संस्कृति थी वो ग्रामीण और घुमंतू थी। उनका समाज पितृसत्तात्मक था और उनका पूरा जीवन यज्ञ यानी अग्नि अनुष्ठानों के इर्द गिर्द घूमता था। उस शुरुआती दौर में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब थियोरी से हटकर जरा जमीनी सबूतों की बात करते हैं, जो हमें पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी से मिलते हैं, खासकर राखी गढ़ी की खुदाई से। राखी गढ़ी में जो प्राचीन कंकाल मिले हैं ना, वो उस आक्रमण वाले नैरेटिव की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं। इन कंकालों पर हथियारों की चोट या किसी भी तरह की सामूहिक हिंसा का कोई निशान नहीं है। अगर कोई विनाशकारी युद्ध हुआ होता तो कुछ तो सबूत मिलते। उल्टे यहाँ पाई जाने वाली अंतिम संस्कार की परंपराएं बिना किसी रुकावट के प्रारंभिक वैदिक काल में भी जारी रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग आपस में घुल मिल रहे थे, एक दूसरे को मार नहीं रहे थे।
और अगर आर्कियोलॉजी काफी नहीं है तो अब आते हैं उस विज्ञान पर जो कभी झूठ नहीं बोलता, जेनेटिक्स और डीएनए रिसर्च। साल 2018 में दुनिया भर के 92 एक्सपर्ट्स ने मिलकर हार्वर्ड की एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश की। इस स्टडी ने साफ कर दिया कि आधुनिक भारतीयों का जेनेटिक मेकअप गहराई से मिक्स्ड है। इसमें लगभग 50 से 65% हिस्सा फर्स्ट इंडियंस का है, यानी आउट ऑफ अफ्रीका प्रवासियों और जोग्रोस किसानों का पुराना मिश्रण, और बाकी का हिस्सा मुख्य रूप से उन यूरेशियन स्टेपी पशुपालकों का है जो बाद में आए। इस पूरी जेनेटिक और सांस्कृतिक मिक्सिंग को एक बहुत ही शानदार रूपक से समझा जा सकता है। चलिए इसे एक घर की तरह इमेजिन करते हैं। फर्स्ट इंडियंस इस घर की मजबूत नींव हैं। इसके ऊपर हड़प्पा सभ्यता ने इस घर की पक्की दीवारें खड़ी की, और बाद में स्टेपी से आए इंडो यूरोपियन स्पीकर्स इस ढांचे में खिड़कियों की तरह हैं, जिन्होंने इस घर में नई रोशनी और नई हवा का संचार किया। सबने मिलकर इस घर को पूरा किया है। इसी शानदार सांस्कृतिक मिलन का सबसे बड़ा और खूबसूरत परिणाम था हमारी विशाल साहित्यिक विरासत। ये इंडो यूरोपियन बोलने वाले समूह अपने साथ संस्कृत लेकर आए और इसी भाषा के जरिए 4 महान वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद सबसे पुराना है जो समाज और प्रकृति की बात करता है। सामवेद, जिसे हम भारतीय संगीत की नींव कह सकते हैं, यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के निर्देश हैं, और अथर्ववेद जो चिकित्सा और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े ज्ञान से भरा पड़ा है। और ये प्रभाव सिर्फ वेदों तक सीमित नहीं रहा। इस नई वैदिक संस्कृति ने समाज के पूरे इकोनॉमिक और आध्यात्मिक ढांचे को बदल कर रख दिया। क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे, इसलिए शांत और बेहद काम की गाय को प्राचीन समाज में सबसे ऊंचा आर्थिक और आध्यात्मिक दर्जा मिल गया। गाय उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन गई। तो अगर हम भाषा विज्ञान, आर्कियोलॉजी और आधुनिक जेनेटिक्स, इन तीनों के नतीजों को मिला दें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। भारतीय सभ्यता किसी एक हिंसक बदलाव का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों से चले आ रहे निरंतर समावेश और एकीकरण की कहानी है। अनेकता में एकता सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में हमारे इतिहास का डीएनए है। और यहीं पे हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, लेकिन एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। जब हमें ये पता चल चुका है कि इस महान सभ्यता की नींव किसी आक्रमण पर नहीं, बल्कि हजारों सालों के सांस्कृतिक और जेनेटिक मिलन पर टिकी है, तो क्या इससे आज के हमारे आपसी मतभेदों और विभाजनों को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।